हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉलपिट्स ऑसिलेटर और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बहुत अच्छे से समझा था। आज के हमारे वीडियो में हम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी और एचएफई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इस डेरिवेशन को करने से पहले सबसे पहले हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करना होगा। तो ये है हमारा ओरिजिनल सर्किट जो कि मैंने आपको कल समझाया था। इसके अंदर एक हमारा ट्रांजिस्टर है जिस पर वोल्टेज डिवाइडर बायस किया हुआ है, फिर 3 हमारे पास कैपेसिटर है और 3 ही हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। तो इसे हम अपना लूप 1 मान लेते हैं। ट्रांजिस्टर का मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाइब्रिड वाला इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। ये हाइब्रिड पैरामीटर को यूज़ करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, तो हम इस चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस ट्रांजिस्टर का, जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट मॉडल बना दिया। इसको हमने माना लूप 1 जो कि यहाँ पर है। लूप 1 में क्या है, RL, ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है। ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका लगा दिया RL। उसके बाद आगे चलने पर आता है कैपेसिटर, तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया, और उसके बाद आगे चलने पर रेजिस्टेंस R। इसी तरह से लूप 2 एज इट इज़ आया है। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर और ये सेकेंड रेजिस्टेंस। इसी तरह से जो हमारा थर्ड लूप है, ये थर्ड लूप कैसा है हमारा, ये हुआ फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस, ये हुआ कैपेसिटर, और यहाँ पर हमारे पास R डैश है, एक है हमारे पास R डैश। और फिर जब हमने इसको इनपुट से कनेक्ट किया है फीडबैक लूप के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये HIE इसके अंदर और ऐड हो जाता है। ये चीज़ मैंने कल बहुत डिटेल में समझाई थी कि R डैश के अंदर HIE ऐड हो जाता है तो ये टोटल R के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये इससे आकर कनेक्ट होगा। ये हाइब्रिड मॉडल है इसलिए इसको अलग अलग दिखाया गया है, ये बाकी कनेक्टेड होता है। यहाँ से इसको हम ग्राउंडेड भी दिखा सकते थे इन दोनों को कनेक्ट करके। तो ये थर्ड लूप जो है ये फीडबैक के लिए आकर के HIE से कनेक्ट होगा, तो ये यहाँ पर बहुत लंबा हो जाता है और समझ नहीं आता, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर शो कर दिया। तो ये हो गया R डैश और ये हो गया HIE। ये अल्टीमेटली इस HIE से ही कनेक्टेड है। HIE क्या होता है, हमारे ट्रांजिस्टर का इनपुट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका क्या बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 3 लूप है, लूप 1, लूप 2, लूप 3। एक एक करके हमें तीनों लूप के अंदर हमारा जो KVL होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या जिसे हम KCL भी कह सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, वो चीज़ को हमें लगाना है। यानी हमें लूप एनालिसिस करना है किरचॉफ लॉ को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन लूप 1, पहले लूप की बात करते हैं। तो पहले लूप में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, तो अगर मैं इसको शो करूं तो ये I1 कुछ इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में हम प्लस लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी उसे माइनस लेंगे। तो सबसे पहले ये करंट आ रही है RL में, फिर आ रही है कैपेसिटर में, और फिर आ रही है R में। सभी में ये करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, RL प्लस R प्लस इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, J/ωc। ठीक है, और इनसे करंट क्या फ्लो हो रही है, I1। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, -J/ωc। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका जो प्रतिघात या इम्पिडेंस होता है ना, उसको हम 1/Jωc लिखते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास ये वाले जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते, तो हम ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर बच जाता है J और J स्क्वायर हो जाता है हमारा -1/ωc। तो इसी वजह से हमने कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी।
ठीक है ना। तो I1 करंट फ्लो हो रही है, ये चीज़ तो हमने शो कर दी। अब अगर हम देखें तो RL से ये वाली करंट भी तो फ्लो हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो करंट है HFE-IB ये ऐसे चल रही है, यानी इस वाले लूप में ये करंट इस डायरेक्शन में चल रही है। तो RL में से भी तो फ्लो होगी ना। तो RL में से ये क्या हो रही है, उल्टी डायरेक्शन में। ये करंट कैसे, सॉरी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये वाली करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी और ये करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इसमें ऐड हो जाएगा HFE-IB इंटू RL। ठीक है, इसी तरह से R के अंदर अगर हम चेक करें तो करंट I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन चल रही है। ये करंट इधर से ऊपर जा रही है और ये वाली करंट इसमें नीचे आ रही थी, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो -R इंटू I2, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है तो टोटल वोल्टेज 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंटू करंट V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो ये सभी चीज़ें वोल्टेज की है और बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है तो इक्वल में 0। ठीक है, अब ये तो हुई। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो हमने लिखी है IB, ठीक है, IB यानी बेस करंट। तो ये जो थर्ड लूप है इसमें से जाने वाली करंट ही तो इसके बेस पर जा रही है, जो कि बेस करंट बनेगी। तो यही करंट हमारी IB होगी और यही करंट हमारी थर्ड लूप की करंट I3 होगी। तो इस IB की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, I3। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में दिखा देती हूँ कि ये जो IB थी उसकी वैल्यू किसके बराबर है, I3 के बराबर है। तो ये हुआ हमारा फॉर लूप 1। इसी तरह से इन लूप 2 अगर हम सेकेंड लूप की बात करें तो ये रहा हमारा सेकेंड लूप। सबसे पहले किस किस में से I2 फ्लो हो रही है वो चीज़ हम लिख लेंगे। तो R प्लस R और फिर C, तो R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R। C के लिए क्या होता है, -J/ωc इंटू I2। अब R वाले में से I1 भी फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिख लूँगी -RI1। इसी तरह से ये वाला जो R है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में I3 फ्लो हो रही है ना, ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -RI3 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से हम थर्ड लूप की बात करते हैं। ये हो गया लूप 1, ये हो गया लूप 2। इसी तरह से हम लूप 3 में भी ये वाला लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले I3 जो है वो किस किस में से फ्लो हो रही है, R प्लस R डैश प्लस HIE -J/ωc, इन सभी से एक डायरेक्शन में ही I3 फ्लो हो रही है। फिर इस R में से अपोजिट डायरेक्शन में R2 जा रही है, तो -RI2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी R के बराबर होती है। कल ही मैंने बताई थी R डैश प्लस HIE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो यहाँ पर भी R और R जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2R -J/ωc इंटू I3 -RI2 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम इन इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें तो हम ये देख सकते हैं इसमें भी I1 है, I2 भी है, I3 भी है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में I1, I2, I3। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में I2 और I3 है, I1 नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 0I1, है ना। तो ये वाली जो तीनों इक्वेशन हैं ये I1, I2, I3 के टर्म्स में है और तीनों के RHS में क्या है, 0। तो मैं इन तीन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं आपको इन तीनों इक्वेशन को एक बार I1, I2, I3 सीरीज़ वाइज अरेंज करके बताती हूँ और फिर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने तीनों इक्वेशंस को सीरीज़ वाइज अरेंज कर लिया है। I1 पहले, फिर I2, फिर I3, फिर वापस I1, I2, I3, I1, I2 और I3। तो अब हम इस चीज़ को देखते हुए आसानी से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेपर पर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जमा रही हूँ। आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में जमाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली मैट्रिक्स के फॉर्म में रख करके अगली स्लाइड शो करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में जमा दिया है। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशंस लिखी थी ना, ये देखिए इसी चीज़ को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। बहुत ही आसान है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। अब हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अब देखने वाली बात ये है कि इन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि I1, I2 और I3 कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ऑसिलेटर काम कर रहा है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई करंट तो फ्लो हो रही है। तो हम जानते हैं, एज वी नो, I1, I2, I3 कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये चीज़ें ज़ीरो नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है इसका सारणिक प्रसार करेंगे या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उस डिटर्मिनेंट को हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैं इसको इस वाले जो कॉलम है उसके अक्रॉस में एक्सपांड करूँगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ज़ीरो हो गई तो मुझे जो तीसरी टर्म मिलेगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक्सपांड करती हूँ इसको, इस सारणिक का विस्तार करने पर पहले हम ये वाला लेंगे टर्म, तो यहाँ मुझे मिलेगा RL प्लस R माइनस J अपॉन ओमेगा C। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस, है ना, ये चीज़ करते हैं ना हम। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2R माइनस J अपॉन ओमेगा C, फिर से 2R माइनस J अपॉन ओमेगा C माइनस R इंटू माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा R स्क्वायर, और ये माइनस हमारे डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला वाला माइनस है। अब जब हम सेकेंड वाली रो या कॉलम सॉल्व करते हैं तो हम ऑलरेडी एक सिंबल लगाते हैं माइनस का, और यहाँ पर बचा है हमारे पास माइनस R। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ कट होगी, ये हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा माइनस R इंटू 2R माइनस J अपॉन ओमेगा C माइनस, फिर वापस आएगा माइनस R इंटू, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं HFE इंटू RL। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, प्लस करके ज़ीरो, तो उसके आगे कुछ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखेंगे अल्टीमेटली ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिख लिया है और इसके बराबर में हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगी थोड़ा और, तो RL प्लस R माइनस J अपॉन ओमेगा C। यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2R J अपॉन ओमेगा C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2R J अपॉन ओमेगा C, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा J स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R, यहाँ मुझे मिलेगा माइनस 2R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा RJ अपॉन ओमेगा C। नेक्स्ट यहाँ मुझे मिलेगा माइनस R HFE इंटू RL इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा डेरिवेशन कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में एक स्टेप और कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं
इस इक्वेशन को देखूंगी तो ये मिलेगा आर एल प्लस आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर देखेंगे 4r² माइनस r², तो ये हो जाएगा 3r²। ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो माइनस 4rj अपॉन ओमेगा सी। j² की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c²। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों में से r कॉमन ले लेंगे और एक r हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मुझे मिलेगा r², ठीक है, r² और पीछे बचेगा, इस r² को मैं नेगेटिव में कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस का r², यहाँ बचेगा 2r माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। और यहाँ पर भी मैं देखूँगी तो माइनस का r² कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं भी लेंगे तो साथ में ही लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा आर एल प्लस आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, एक माइनस फॉर्मूले से आया है जो डिटर्मिनेंट वाला लगाते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आर है, तो यहाँ ये आर भी नेगेटिव में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई है, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3r² माइनस 4rj अपॉन ओमेगा सी -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर c², और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस r² 2r माइनस j अपॉन ओमेगा सी प्लस r² HFER L इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी आज के वीडियो के लिए फाइनल इक्वेशन। कल हम इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म्स रियल हैं और कुछ टर्म्स हमें इमेजिनरी मिल रही है। तो हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को कंसीडर करके इसको और आगे सॉल्व करेंगे और ओमेगा और HFE की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।